ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान भर से काफ़िले इस वक्त स्वाबी की तरफ जा रहे हैं। स्वाबी जो है वो लगता है कि इस जलसे की वजह से उसका नाम पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा सुना जा रहा है। पाकिस्तान में दो सूबे जो हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उनकी बाउंड्री बहुत सारी जगहों पे आपस में मिलती है, लेकिन मोटरवे के नज़दीक जो है वो स्वाबी है और दूसरी तरफ जो है वो अटक आ जाता है। तो वो एक पंजाब में है, एक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी है तो वो वहाँ पे जलसा कर रहे हैं। अब अगर जलसे को कामयाब बनाना है तो आज के दिन में पंजाब हुकूमत की एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि इस जलसे को कितना कामयाब बनाया जा सकता है। देखें, रात गए जो इतला आई वो ये कि मियाँ असलम इकबाल साहब के घर पे छापा मारा गया। मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो काफ़िले लेकर जा सकते हैं उनको तंग किया जा रहा है, उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है। जो कारकुन इकट्ठे होकर जाना चाहते हैं उनके लिए हर्डल्स हैं। लेकिन अगर इसके विजुअल्स सामने आएंगे और ये चीज़ें पाकिस्तानियों को देखने को मिलेंगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब हो जाएगा। देखिए, बंदे तो सारे खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब की सपोर्ट है कि ये जलसा तो स्वाबी भर सकता था। और अभी तो पेशावर से लोग आ जाएंगे, लोग चित्राल से आ जाएंगे, कश्मीर से आ जाएंगे, लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के लोगों को रोका नहीं जा सकता, ये भी आ जाएंगे। DI खान से लोग आ जाएंगे, स्वात से, मैंगोरा से लोग आ जाएंगे, दीर से लोग आ जाएंगे, मर्दान से लोग आ जाएंगे। तो ये जब हर तरफ से लोग आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी काफ़िले सिंध से निकले हुए हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में, उनके साथ कोई दीगर क़यादत भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सारे लेकर आ रहे हैं काफ़िलों को सिंध से गुजारते हुए पंजाब की तरफ। अभी मेरी आखिरी इत्तला के मुताबिक वो पंजाब में बस टच करने वाले हैं। वो जैसे ही पंजाब में दाखिल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो पंजाब से गुजरते हुए KP की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो पंजाब से गुजरते हैं और रास्ते में हर्डल्स आ जाती हैं, उन्हें रोका जाता है, यही मुल्तान से आने वाले काफ़िलों को, डेरा गाजी खान से जाने वाले काफ़िलों को, लिया से जाने वाले, मियाँ वाली से जाने वाले काफ़िलों को, लाहौर से जाने वाले काफ़िलों को, कसूर से, साहिवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, अगर इन काफ़िलों को रोका जाता है गुजरात से जाने वाले लोगों को, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन जाएगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी शायद एक बहुत बड़े जलसे में भी ना मिलती, वो भी मिल सकती है। अब देखना यह है कि PMLN की हुकूमत इस मरतबा एक दफ़ा फिर गलती करते हैं या नहीं करते। अगर तो वो गलती करते हैं और इन काफ़िलों को रोकते हैं, यहाँ पे ऐसे मनादर दिखाई देते हैं जिनमें मार कुटाई होती है या लाठी चार्ज होता है या लोगों की खुदा न खास्ता गाड़ियों को या इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो ये जो झगड़े के विजुअल्स हैं और ये जो सारी चीज़ें गिरफ्तारियों की नज़र आएंगी, ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को फ़ायदा देंगी और एक इंटरनेशनल खबर बनेगी जो पूरी दुनिया के अंदर जाएगी। तो अब तक की जो PMLN की सियासी अकल है या हुकूमत की और रियासत की जो पॉलिसी रही है, उसकी जो एक सियासी समझबूझ और अकल है, वो तो यही काम करती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी दुनिया में मकबूल करती रही है। लेकिन अगर ये खामोशी से जाने देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करेगी और उसके बाद उनके लिए एक नया चैलेंज होगा कि इससे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में करना है और उससे बड़ा जलसा फिर लाहौर में करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज एक नहीं है, वो बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उनको एक के बाद एक और चैलेंज आएगा। लेकिन अगर आज हुकूमत गलती करती है तो फिर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस को कम करेगी और उनका मोमेंटम ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके बाद अगली फिक्र ये होगी कि अब हमें इस मोमेंटम को कैरी करना है और हुकूमत का काउंटडाउन जो है उसको तेजी से करीब लेकर आना है। यानी हुकूमत को गिराना भी है, इनको घर भेजना है एहतजाज के जरिए से या अदालतों के फैसलों के जरिए से, या कम से कम एक अवामी तहरीक तो चलानी पड़ेगी ना, जिसकी वजह जो है वो अवाम की हालत है। यानी मैं आपको पिछले वीलॉग में कह रहा था कि आपको कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा कि नवाज शरीफ साहब से ऐसी क्या गलतियां हुई जिनका इमरान खान साहब को फ़ायदा हुआ। पहले इमरान खान साहब के पास सिर्फ अपनी मकबूलियत थी, लेकिन अब यह हुआ कि इमरान खान साहब के पास एक कार्ड और है, और वो कार्ड ये है कि लोग अब नफरत कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने लोगों की ये हालत कर दी है। चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूं इन्होंने किया क्या और मियां नवाज शरीफ साहब क्यों बहुत ज़्यादा परेशान है। मुखालिफिन की नाकामी का जो कार्ड है वो इमरान खान साहब को कितना फ़ायदा दे रहा है। देखिए, कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है महंगाई। आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, फल, दवाइयाँ, सब कुछ महंगा हो गया और एक गुना नहीं, दो गुना, तीन गुना महंगी हो गई चीज़ें। तो ये जो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है इसका इम्पैक्ट भी तो है एक। दूसरा, बिजली और गैस के बिल जो है वो तबाहकुन है, लोगों की हालत ख़राब हो गई है। पेट्रोल तकरीबन दुगना हो गया है। जो गाड़ियों के किराए लोग ट्रैवल करते थे वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे। गाड़ियों के किराए जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं और डॉलर की कीमत में लगभग 100 रुपये इजाफा हुआ है।
जिसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हुआ। लोगों के कारोबार जो है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुए, खासतौर पे जो लोग दरमियाने दर्जे का कारोबार करते थे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। जितने जालिमाना टैक्स तनख्वाहदार तबके पर लगाए गए हैं उन्हें तो पीस कर रख दिया है, यानी उनकी जो महरूमियां थी उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। किसानों की फसलों के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। खासतौर पे जो गंदम की फसल के साथ जुल्म किया गया, पहले कहा गया खरीदेंगे, कीमत मुकर्रर की गई, फिर खरीदा ही नहीं, फिर किसान अपनी गंदम औने पौने बेचने पर मजबूर हो गए। जब औने पौने बेच दी तो फिर आटे की कीमत बढ़ा दी ताकि मिडिल मैन को फायदा हो जाए। तो किसान के साथ तो तारीखी जबर किया इस हुकूमत ने। तामीराती काम पाकिस्तान में रुका हुआ है, तरक्याती काम। अब जो रियल स्टेट सेक्टर है उसमें काम बहुत सुस्त हो गया है, तो आपके मजदूर भी बेरोजगार हैं, राज भी आपके बेरोजगार हैं, तो वहां पे भी काम नहीं हो रहा, इंडस्ट्रीज की वजह से बंद हो रही है। सरमायाकारी पाकिस्तान की 50 साल की निचली तरीन सतह पर है, महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। ओवरसीज पाकिस्तानी अलग नाराज हैं, वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं। जो रेमिटेंसेस आते थे वो भी कम हो रहे हैं, जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते थे वो कम होता चला जा रहा है। वो जो एक इमरान खान साहब ने अकाउंट खोला था जिसमें बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था, वो पैसा भी लोगों ने निकालना शुरू कर दिया है। तो अगर इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करके देखें तो इमरान खान साहब को इसका पॉलिटिकल फायदा है, लेकिन पाकिस्तान को इसका नुकसान है। और जो पाकिस्तानी है वो अब ये सोच रहे हैं कि जितना लंबा ये टाइम बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान होता जाएगा। ये हुकूमत तो 71-72 अरब रुपया रोजाना कर्जा ले लेती है। इस हिसाब से अगर ये 1 साल कर्जा लेती रही तो 1 साल के बाद ये लगभग इतना कर्जा ले चुके होंगे, यानी उसकी मैंने मिकदार निकाली तो 26,000 अरब से ज्यादा ये कर्जा ले चुके होंगे 1 साल के अंदर। अगर इनकी 1 साल हुकूमत चलती है तो 16 महीने का पिछला तजर्बा पूरी तरह नाकाम हुआ शहबाज शरीफ का, फिर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, फिर दोबारा वही तजर्बा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गया है। अब लोग दोबारा उसको जब भी मौका मिलेगा रिजेक्ट कर देंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ऐसे मौके के ऊपर अपनी पार्टी से यह बयान दिलवाना कि पाकिस्तान को नए इलेक्शन में जाना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान एक नए इलेक्शन में जाता है तो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की तो बचत हो जाएगी, वो सिंध में अपनी हुकूमत बना लेंगे। लेकिन अगर 2-4 साल गुजर जाएंगे तो जितने गुना ये हुकूमत करेगी उनका बोझ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी में पड़ेगा, और फिर सिंध के अंदर भी उनको हुकूमत बनाना मुश्किल होता चला जाएगा। इस माहौल में अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो जरदारी साहब सिंध की अपनी हुकूमत बचा पाएंगे, तो सिंध में उनके बाद हुकूमत हो जाएगी, सदर पाकिस्तान वो हो जाएंगे और चेयरमैन सेनेट भी उनका अपना हो जाएगा। तो ये ताकत जरदारी साहब के पास रहेगी। सदर पाकिस्तान को निकालने के लिए इंपीचमेंट करनी पड़ती है, और इंपीचमेंट का जो है वो एक बड़ा लेंथी किस्म का प्रोसेस है, वो एक आईनी और कानूनी मसला है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि सिंपल ये है कि पीपल्स पार्टी भी इस नकम्मी गवर्नमेंट का बोझ उठाने से अब कतराना शुरू हो गई है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले पहुंच रहे हैं। मैंने आपसे जैसे कि पहले कहा कि आज का जलसा तय कर देगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। यानी 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, 8 फरवरी के बाद जो इंपॉर्टेंट दिन है वो आज का दिन है। अदालती फैसलों के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया, वो एक बड़ा अहम दिन था। इमरान खान साहब का जो साइफर वाला फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो एक बड़ा अहम दिन था। इसी तरह से जब इमरान खान साहब ने जजेस के सामने बैठकर एक दिन बात की, वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक बड़ा अहम दिन था। यानी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के जितने भी अहम दिन है वो सारे इमरान खान साहब के साथ जाकर जुड़ते हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत बन गए हैं। तो आज का जो दिन है वो एक दफा फिर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अगर तो यहां से एक मोमेंटम बना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मोमेंटम को कैरी किया, तो फिर निजाम भी अब शरीफ खानदान का बोझ उठाने के लिए मुझे लगता है उतना आमादा नहीं है जितना माजी में आमादा था। और यही वजह है कि पीएमएलएन के बड़े बार बार सर जोड़ के बैठते हैं और उनके अंदर से ये आवाजें आती हैं कि अब करना क्या है, यानी दोबारा इलेक्शन में चले जाएं या कोई और निजाम बना लें। पीएमएलएन का फार्मूला कुछ और है, पीपल्स पार्टी का कुछ और है। जरा मैं आपको ये बता देता हूं पीपल्स पार्टी ये क्यों कह रही है, गौर कीजिएगा। पीपल्स पार्टी ये क्यों कह रही है कि हम किसी गैर आईनी चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो आइन के अंदर है वही होगा। उनको ये स्टेटमेंट इस वक्त क्यों देना पड़ा? उन्होंने ये क्यों कहा कि अगर मसाइल ज्यादा हैं तो आप री इलेक्शन में चले जाएं। यानी जब भी कभी मुल्क कहीं फंस जाता है तो पब्लिक के पास जाते हैं लोग, इलेक्शन करवाते हैं, फैसला हो जाता है। पीपल्स पार्टी ये इसलिए कह रही है कि मार्केट में कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं और ये पीएमएलएन को सूट करता है। कुछ दानिश पर भी ये बातें कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं। और बातें ये हो रही हैं कि एक अबूरी सेटअप कायम कर दिया जाए, तमाम पार्टियों की मुशावरत से चंद लोग ले लिए जाएं और मुल्क को ऐसे ही चलाया जाए, और लगभग 1 या 2 साल गुजार जाए। कुछ लोग 2 साल कह रहे हैं, कुछ लोग 1 साल कह रहे हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों से भी बात हुई जो 6 महीने कह रहे हैं कि जनाब एक सेटअप बनाया जाए
जिसके अंदर टेक्नोक्रेट सारी पॉलिटिकल पार्टी से लिए जाए, सबको इकट्ठा करके बैठा दिया जाए और ऊपर जो है एस्टेब्लिशमेंट की छतरी हो, नीचे जो है वो अवाम का तो फैसला ही कोई नहीं है इसमें, और ये लोग जो है वो एक निज़ाम के जरिए से मुल्क को चलाएं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद ये निज़ाम बनाएं कि जनाब इलेक्शन कैसे करवाना है, इकॉनमी कैसे चलानी है, तमाम जो मुतनाज़ मामलात हैं उनका फैसला करने के बाद मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएं। अब ये एक फार्मूला दिया जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा जब ज़ियाउल हक साहब आए थे तब उन्होंने भी कहा था कि मैं इलेक्शन करवा दूंगा, फिर इलेक्शन नहीं हुए। आपको याद है कि जब एक ऐसा ही सेटअप मुशर्रफ साहब लेकर आए थे तो उन्होंने कहा मैं इलेक्शन करवाऊंगा, तो फिर इलेक्शन होते होते कितना टाइम लग गया था वो भी आपके सामने है। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए, फिर बाद में इंतखाबात हुए थे और तब सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी। तो ये फार्मूला गैर जमहूरी और गैर आईनी है। फार्मूला एक ही है कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक गवर्नमेंट बनाए, और वो जो गवर्नमेंट है यानी वो निगरान हुकूमत बने, और मेन चीज़ें तय कर देंगे इलेक्शन इस तरीके से होगा, साफ और शफाफ होगा, और फिर इलेक्शन हो, अवाम जिसको वोट डाले वो जमातें आ जाए और वो जमातें आकर अवाम की मंशा के मुताबिक मुल्क को चलाएं। मुल्क में कॉन्फिडेंस वापस आएगा, सरमायाकारी वापस आएगी, मुल्क आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, मुल्क की मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा सेटअप बनाया जाता है जिसमें सारी जमातों को कायल कर दिया जाए तो वो जो सेटअप बनेगा वो डिलीवर करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा ये है कि सूरत हाल जूं की तू रहेगी, और ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता, और वो इसीलिए अब से इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी हैं। एक और खबर थी नाजरीन, और ये इंपॉर्टेंट खबर थी। इमरान खान साहब ने अच्छा एक इंटरव्यू दिया है, वो मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। और जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू है ये शाया हुआ है रॉयटर्स पे। इंटरव्यू जैसे लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी होगी, फौज के साथ किसी भी बातचीत के लिए तैयार हूँ लेकिन हुकूमत के साथ नहीं। इंतखाबी नताइज कबूल होने तक अदालत से बाहर कोई तस्फिया या कोई डील नहीं होगी। यानी पहले तो हमारे नताइज कबूल करें ना कि हम जीते हैं, मैंडेट वापस करें, फिर अगली बात करें आप हमारे साथ। ये इमरान खान साहब ने कहा, वही बात दोहराई कि फौज के साथ बात करूंगा और ताल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी होगी। वैसे इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, फौज को तो हमेशा ओन करते हैं। अच्छा, आगे उन्होंने लिखा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 5 अगस्त को अडियाला जेल में कैद हुए 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, यानी आज के दिन। कैद को 1 बरस होने से 1 रोज कबल गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए एक तहरीरी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उनकी अमेरिका के साथ कोई रंजिश नहीं है। हालांकि उन्होंने 2022 में अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के जरिए हुकूमत से बेदखली का जिम्मेदार भी अमेरिका को ठहराया था। रॉयटर्स के मुताबिक इमरान खान ने, यानी इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी रंजिश नहीं है, मुझे कोई बोग्ज नहीं है अमेरिका से। ये तो इमरान खान साहब ने पहले भी कहा कि अमेरिका से मुझे ऐसा कोई बोग्ज नहीं है, लेकिन ये है कि जो हमारे यहाँ पे हुकूमत तब्दील हुई और वो जो साइफर वाला मामला था उस पर मुझे एक एतराज़ है, वो इमरान खान साहब कहते रहे। रॉयटर्स के मुताबिक इमरान खान ने अपने मीडिया और कानूनी टीम की जानिब से जारी किए गए जवाबात में लिखा कि पाकिस्तान की जुग्राफियाई हैसियत और पाकिस्तान के निजी शोबे में फ़ौज के अहम किरदार को देखते हुए फ़ौज के साथ बेहतर ताल्लुकात को फ़रोग ना देना बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों और मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। इमरान खान ने पाक आर्मी के साथ ताल्लुकात के हवाले से मजीद कहा कि अपनी हुकूमत की बरतरफी के बाद उन्होंने आर्मी के बाज़ अफराद पर तनकीद की, ना कि इदारे के तौर पर फ़ौज पर तनकीद की। वो कहते हैं फ़ौज के खिलाफ नहीं हूँ, वो कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनकी पॉलिसी से मेरा इख्तलाफ है और उनके खिलाफ मैंने बात की है। फ़ौजी क़यादत के गलत अंदाज़ों को मजमूई तौर पर इदारे के खिलाफ नहीं ठहराया जाना चाहिए। वो कह रहे अगर फ़ौजी क़यादत गलत फैसले या अंदाजे ले रही है तो उसका कसूर फ़ौज का तो नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा। वाज़ेह है कि बुध को इमरान खान ने एक बयान में पेशकश की थी कि अगर मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ और उनके हामियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के खिलाफ जाली मुकदमा वापस लिए जाएं तो वो फ़ौज के साथ मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। रॉयटर्स का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत ने फौरी तौर पर इमरान खान के बयान पर कोई तबसरा तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने पहले इमरान खान साहब के बयानात की तरदीद को माजी में करते रहे हैं। अमेरिका इमरान हुकूमत की बरतरफी में किसी भी किरदार से इनकार करता रहा है। अमेरिका ये कहता रहा है कि इमरान खान की हुकूमत हमने नहीं गिराई। रॉयटर्स ने इमरान खान के जवाबात से मुताल्लिक लिखा है कि 71 साल साबिक क्रिकेटर इमरान खान ने यह वादे नहीं किया कि वो फ़ौज के साथ क्या बातचीत करना चाहते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं की, ज़्यादातर ने जेल में वक्त गुजारा है। तजियाकारों का कहना है कि इनमें से ज़्यादातर ने फ़ौज के साथ मुआहदे करने के बाद अपनी रिहाई हासिल की है, ताहम फ़ौज सियासतदानों के इन दावों की तरदीद करती चली आई है। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि फ़ौज इनके खिलाफ सियासी इंतकाम के तौर पर बनाए गए मुकदमात की हमायत कर रही है, जबकि फ़ौज ने इमरान खान के इन इल्ज़ामात की बार बार तरदीद की है और मुस्तरद किया है।
इमरान खान ने कहा कि इस सब के बावजूद अगर उन्हें जेल से रिहा किया जाए और फिर इक्तदार में वापस लाया जाए तो फौजी जर्नैलों के साथ बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं होगा। ये जी रॉयटर्स ने क्लेम किया है। इमरान खान साहब का इंटरव्यू है, 1 साल मुकम्मल होने पर उनका ये इंटरव्यू छपा है। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बजाय उन लोगों के साथ बातचीत करना ज़्यादा नतीजा खेज होगा जो इस वक्त असल में इक्तदार के मालिक हैं। और इमरान खान ने हुकूमत या फौज के साथ अदालत से बाहर किसी भी तस्वीर तक पहुंचने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया, बशर्तिया कि वो तस्लीम करें कि 8 फरवरी के इंतखाबात में उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अक्सरियत हासिल की है। इमरान खान ने कहा कि ये इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इंतखाबात हैं। बहरहाल ये जी इमरान खान साहब का इंटरव्यू एक छपा हुआ है और इसमें आखिर में यह है कि वाज़ेह रहे कि इमरान खान साहब पर फौज और हुकूमत की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि उन्होंने 9 मई को मुल्क गिर जलाओ घेराव के दौरान मुल्की और दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, जिससे मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। बहरहाल ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। फायरवॉल के हवाले से मेरे पास खबरें हैं और जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है, तफसील तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, टेक्निकल चीज़ें वो ये है कि फायरवॉल जो है वो मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हुई जो उससे तवक्को की जा रही थी। मेरे ख्याल में ख्वाब दिखाने वालों ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और टेक्निकली वो चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं थी और वो चीज़ें नहीं हो पाई। तफसील आपको बाद में बताऊंगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।